रमाताई को जब ये पता चला कि कावेरी पेट से है तो उसके गुस्से का पारा और ज्यादा बढ़ गया। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, जाने दोनों माँ बेटियों को माँ बनने की इतनी क्या जल्दी रहती है, लेकिन जो भी हो माँ का कर्ज अब बेटी को तो चुकाना ही होगा। रमाताई ये तो समझ गई थी कि अब वो कावेरी को तवायफ तो नहीं बना सकेगी, इसीलिए उसके जहन में यामिनी का ख्याल आया, लेकिन इस मामले में वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी, तो ये काम उसने खुद से ही करने का निश्चय किया। अगले ही दिन रमाताई मायापुर पहुंच गई और मायापुर पहुंचने के बाद यामिनी को कौन नहीं जानता था, इसीलिए बड़ी ही आसानी से वो यामिनी के पास पहुंच गई। यामिनी से जैसे ही वो अकेले में मिली, सीधे मुद्दे पर आते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कावेरी की तलाश है और मैं ये भी जानती हूँ कि कावेरी इस वक्त कहाँ है। ये सुनते ही यामिनी की आंखें चमक गई। यामिनी ने जब कावेरी का पता पूछा तो रमाताई ने कहा, पता तो मैं बता दूंगी यामिनी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यामिनी जानती थी कि अगर उसने कावेरी को जिंदा छोड़ दिया तो कावेरी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए अपनी जान के बदले यामिनी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को भी तैयार थी। वहीं रमाताई अपनी पूरी गणित बिठा कर आई थी। जितने पैसे में उसने वृंदा को खरीदा था उसका 10 गुना उसे कावेरी का चाहिए था। यामिनी ने बिना समय गंवाए सौदे के लिए हाँ कह दी। सौदा पूरा हो जाने के बाद रमाताई ने भी यामिनी को कावेरी का पता बता दिया और खुद वहां से शहर के लिए निकल गई। उस वक्त रात के करीब 8 बजे थे। यामिनी अब कावेरी को मारने में एक पल भी समय नहीं गंवाना चाहती थी, इसीलिए यामिनी ने उसी वक्त दोनों आदमियों को कावेरी को मारने के लिए भेज दिया। वहीं कावेरी को आज बहुत भयंकर प्रसव पीड़ा हो रही थी। चंदाताई और कावेरी तो इस बात को जानते थे कि ये बच्चा एक प्रयोग के चलते हुआ है, लेकिन दाई अम्मा ये बात नहीं जानती थी, इसीलिए 4.5 महीने में इस तरह की प्रसव पीड़ा देखकर दाई अम्मा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तवायफ खाने के बाहर एक चाय की दुकान थी। इस दुकान पर जो लड़का काम करता था वो लड़का चंदाताई के कहने पर हर रोज शाम को कावेरी के पास जाता था और कावेरी की खबर और तबीयत के बारे में चंदाताई को बताता था। चंदाताई ने दाई अम्मा को भी कह रखा था कि कावेरी से संबंधित कोई भी बात हो तो वो लड़के से कह सकती है। उस रोज जब वो लड़का कावेरी के घर पहुंचा तो उस वक्त कावेरी की प्रसव पीड़ा चरम पर थी। ये देख दाई अम्मा ने उस लड़के से कहा, जल्दी जाओ और चंदाताई को यहाँ भेजो। वो लड़का तुरंत वहाँ से निकला और चंदाताई को आकर खबर दे दी। चंदाताई भी बिना देर किए कावेरी से मिलने के लिए निकल गई। एक तरफ चंदाताई कावेरी से मिलने के लिए निकल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यामिनी के दोनों आदमी कावेरी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। दाई अम्मा उस वक्त कावेरी के पास अंदर कमरे में मौजूद थी। बाहर जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो दाई अम्मा ने समझा कि चंदाताई आ गई होगी। दाई अम्मा ने जब जाकर देखा तो दरवाजे के बाहर 2 आदमी खड़े हुए थे। इससे पहले कि दाई अम्मा उनसे कुछ पूछ पाती, वो दोनों दाई अम्मा को धक्का देते हुए कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर कावेरी प्रसव पीड़ा से मरे जा रही थी और जोर जोर से चीख मार रही थी। दोनों आदमी ने कावेरी को देखा और बिना समय गंवाए आदमी ने कावेरी के सिर पर बंदूक रख दी। तब तक दौड़ते हुए दाई अम्मा कमरे के अंदर आ गई। जब दाई अम्मा ने उन आदमियों के हाथ में बंदूक देखी तो उनके मुंह से चीख निकल गई। वो दौड़कर उस बंदूक वाले आदमी के पास गई और उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, कौन हो आप लोग? आप लोग ये क्यों कर रहे हो? भगवान के लिए ये मत कीजिए। उस आदमी ने दाई अम्मा को जोर से धकेलते हुए कहा, दूर हट बुढ़िया, वरना तू भी मरेगी इसके साथ। कावेरी भी गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी। तब तक दाई अम्मा ने फिर से उस आदमी के पैर पकड़ते हुए कहा, आप लोगों को मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन इसे छोड़ दो। बेचारी पेट से है, उसे बच्चा होने ही वाला है। भला उस बच्चे से तुम लोगों को क्या दुश्मनी हो सकती है? उस आदमी ने नीचे हुए दाई अम्मा से कहा,
देख बुढ़िया, अगर इस वक्त हमने इसे मारा तो हमें सिर्फ इसे ही मारना होगा, लेकिन अगर थोड़ी देर और इंतजार किया तो फिर उस बच्चे को भी मारना होगा। तो तू क्या चाहती है, हमारे हाथों से दो दो खून हो? कहते हुए वो आदमी फिर से ऊपर उठ गया और दूसरे आदमी से कहा, दूर कर बे इसे, वरना इसके पहले मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जैसे ही ये सुनकर दूसरा आदमी दाई अम्मा की तरफ बढ़ने लगा, तब तक दाई अम्मा खुद ही उस आदमी की तरफ दौड़कर जाने लगी। दाई अम्मा उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, बेटा तुम तो मुझे समझदार लगते हो, तुम उसे। दाई अम्मा ने इतना कहा ही था कि दाई अम्मा को एक गोली की आवाज सुनाई दी। दाई अम्मा की पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई और वो धड़ाम से वहीं पर घुटनों के बल गिर पड़ी और दोनों आदमी वहां से चले गए। कावेरी के सिर के बीचों बीच गोली लगी थी। पूरे माथे को चीरते हुए गोली बाहर निकल गई थी और पूरा बिस्तर खून से लथपथ हो चुका था। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर चंदा ताई पहुंची। आते ही चंदा ताई ने जैसे ही खुला हुआ दरवाजा देखा, उसे बंद करते हुए मन ही मन कहा, दाई अम्मा भी ना, कितनी बार कहा है उन्हें कि दरवाजा बंद रखा कीजिए, लेकिन सुनती ही नहीं है। कहते हुए दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही कमरे के अंदर पहला कदम रखा, अंदर का दृश्य देखकर चंदा ताई को ऐसे लगा जैसे एक ही पल में किसी ने चंदा ताई का कलेजा बाहर निकाल लिया हो। चंदा ताई के पैर वहीं खड़े खड़े कांपने लगे। एक कदम भी उनसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, लेकिन कैसे भी कपकपाते पैरों के साथ चंदा ताई कावेरी के पास पहुंची और उसे गले लगाकर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। दाई अम्मा अभी भी सुन्न बैठी हुई थी और चंदा ताई जोर जोर से रोए जा रही थी। लेकिन तभी एक बच्चे की किलकारियों ने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। किलकारियां सुनकर दाई अम्मा भी उठ खड़ी हुई और चंदा ताई ने भी एक बार के लिए अपने आंसू पोंछ लिए। लेकिन दोनों ने देखा कि कावेरी के पैरों के पास में एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। ये देखकर दोनों ही हैरान रह गए थे, क्योंकि किसी की जान जाने के बाद एक बच्चे को जन्म देना ये लगभग असंभव था। कहने को तो वो बच्ची अभी पैदा हुई थी, लेकिन उसे देखकर ये लग रहा था जैसे वो कम से कम 1 महीने की बच्ची हो। चंदा ताई ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उसे गले लगाकर फिर से जोर जोर से रोने लगी। अंदर कमरे में दोनों ही रो रहे थे कि तभी बाहर दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। ये देखकर दाई अम्मा ने कहा, चंदा, वो लोग बच्चे को भी मारने की बात कर रहे थे, कहीं उन लोगों को इस बच्चे का पता तो नहीं चल गया। जैसे ही चंदा ताई ने ये सुना, वो भी काफी डर गई। चंदा ताई ने दाई अम्मा से कहा, दाई अम्मा, आप इस बच्ची को लेकर कहीं छिप जाइए। दाई अम्मा उस बच्ची को घर के पीछे की दीवार के पास ले गई और वहीं पर छिप गई। हिम्मत करके चंदा ताई ने बाहर जाकर जब दरवाजा खोला तो ये देखकर चकित रह गई कि दरवाजे के बाहर रमा ताई खड़ी हुई थी। रमा ताई ने चंदा ताई को इस तरह रोते हुए देखकर एक कदम अंदर की तरफ आते हुए कहा, क्या हुआ चंदा? वृंदा की बेटी तो आज से 18 साल पहले ही मर गई थी तुम्हारे लिए, तो फिर आज तुम क्यों रो रही हो? ये सुनते ही चंदा ताई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि इन सब के पीछे जरूर रमा ताई का ही हाथ है। रमा ताई चलते हुए अंदर कमरे में पहुंची और कावेरी की आंखों को बंद करते हुए कहा, कल सुबह जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार करके धंधे पर पहुंच जाना। ये कहकर रमा ताई वहां से चली गई। ये सब जानकर चंदा ताई का खून खौल गया था। वो ये जानती थी कि रमा बहुत बड़ी हरामी औरत है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रमा ताई इतनी ज्यादा गिर सकती है कि वो किसी की जान भी ले सकती है। अगले दिन सुबह चंदा ताई के सामने कावेरी की चिता थी और उसके हाथ में जलती हुई मशाल। कुछ कदम पीछे दाई अम्मा उस बच्ची को गोद में लिए हुए खड़ी थी। तभी चंदा ताई ने कुछ सोचा और दाई अम्मा को अपने पास बुलाया। चंदा ताई ने दाई अम्मा से उस बच्ची को अपने गोद में लिया और उस जलती हुई मशाल को उस बच्ची के हाथ से छुआकर कावेरी की चिता को आग लगवा दी।
कावेरी की जलती हुई चिता के सामने चंदा ताई ने कसम खाई कि अब वो भी किसी को नहीं छोड़ेगी। कावेरी की मौत में जिस जिसकी भागीदारी है उन सबको वो चुन चुन कर मारेगी। इस वक्त चंदा ताई के लिए यामिनी और पत्थरभुज बाबा तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसीलिए चंदा ताई ने अपना पहला शिकार रमा ताई को बनाया। वैसे भी तवायफ खाने में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो रमा ताई को पसंद करता था। रमा ताई को सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, इसीलिए चंदा ताई जानती थी कि रमा ताई को मारने में पूरा तवायफ खाना उसकी मदद करेगा। चंदा ताई के पास अब रोने के लिए समय नहीं था। उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और वहां से जाने लगी। चंदा ताई को उस बच्ची को ले जाते देख दाई अम्मा ने उनसे कहा, इस बच्ची को कहाँ लेकर जा रही है चंदा? उस रमा ताई को पता चलेगा तो वो इसे भी तवायफ बना देगी। ला मुझे दे दे, मैं ख्याल रखूंगी इसका। ये सुनते ही चंदा ताई ने पीछे मुड़ते हुए कहा, नहीं दाई अम्मा, अब ये बच्ची अपना खुद का ख्याल रखेगी। कावेरी की तरह इसे कमजोर नहीं बनाऊंगी। अभी तो इसने अपनी माँ की चिता को आग लगाई है, शाम को अपनी माँ के कातिल की चिता को आग लगाएगी। ये सुनकर दाई अम्मा ने कहा, जोश में होश मत खो चंदा, जब चिता को आग लगानी होगी तब मैं ले आऊंगी इसे, लेकिन उसके पहले अगर उस रमा ने इस बच्ची को देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। दाई अम्मा की ये बात चंदा ताई को भी ठीक लगी। चंदा ताई ने वो बच्ची दाई अम्मा को सौंपी और खुद तवायफ खाने की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर चंदा ताई ने जब सभी औरतों को अपनी पूरी आप बीती बताई तो सबकी आंखें भर आई। अपनी बात को खत्म करते हुए चंदा ताई ने कहा, लेकिन अब और नहीं, बहुत सालों तक सह लिया इस रमा ताई के अत्याचार को। अब इसका और इसके अत्याचारों के अंत का समय आ गया है। इसके बाद चंदा ताई ने सबको आगे की पूरी योजना बताई, जिसके लिए सब लोग बिना कोई सवाल किए तैयार हो गए थे। अब सब लोग बस सांझ होने का इंतजार कर रहे थे। सांझ होते ही तवायफ खाने की गली में भीड़ लग जाया करती थी, लेकिन आज गली में कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सांझ होने से पहले ही चंदा ताई ने बाहर आकर ये खबर फैला दी थी कि आज तवायफ खाना बंद रहेगा। रमा ताई उस वक्त किसी काम से बाहर गई हुई थी। रात को जब वो तवायफ खाने लौटी तो उसने देखा कि आज गली में एक भी औरत नहीं खड़ी थी, तो वो झल्ला गई। वो गुस्से में दौड़ते हुए अंदर गई, लेकिन अंदर भी चारों तरफ शांति पसरी हुई थी और पूरे तवायफ खाने में एक धुप अंधेरा छाया हुआ था। ये देख रमा ताई ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे कहाँ मर गई सबकी सब? आज धंधा नहीं करना है क्या? याद रखना, सबकी तनख्वाह में से काटूंगी आज का पैसा। तभी उसने देखा कि एक एक करके तवायफ खाने के बाहर के सारे दरवाजे बंद होने लगे थे। ये सब देखकर अब रमा ताई की भी धड़कनें कुछ बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सबके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी रमा ताई को उस धूप अंधेरे के बीच में हाथ में मोमबत्ती लिए हुए अलग अलग कोनों से लड़कियां निकलते हुए नजर आई। उन मोमबत्ती की रोशनी में उन लड़कियों का चेहरा भी रमा ताई को धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। ये सब देख रमा ताई ने घबराते हुए कहा, क्या है ये सब? क्या करने वाले हो तुम लोग? उन लड़कियों ने कुछ नहीं कहा और अपने छोटे छोटे कदमों से रमा ताई की तरफ बढ़ने लगी। रमा ताई भी डरते हुए उल्टे पैरों से पीछे की तरफ चलने लगी। तभी एक लड़की रमा ताई के बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने कहा, 14 साल, सिर्फ 14 साल की थी मैं जब मैं यहाँ आई थी। आपने मुझे 18 का भी नहीं होने दिया। उसके पहले ही घबरा कर रमा ताई दूसरी तरफ मुड़ी तो उसके सामने दूसरी लड़की खड़ी थी। उसने कहा, सिर्फ पैसों के खातिर आपने मुझे 3 आदमियों के साथ एक ही समय पर अकेले भेज दिया था। तभी उसके कान के पास में एक औरत ने आकर कहा, मेरे 2 बच्चों को तूने मेरे पेट के अंदर मार दिया। तब तक बहुत सारी लड़कियों ने रमा ताई को घेर लिया था। उनमें से एक ने कहा, आप जानती थी कि इंसान नहीं हैवान था, फिर भी दुगने पैसों के लिए मुझे उसके पास भेज दिया। उसके बाद सब औरतें एक साथ अपनी अपनी बातें कहने लगी।
उन औरतों पर रमाताई के लिए हुए अत्याचार तवायफ खाने की चार दीवारी में गूंजने लगे थे। डरते हुए रमाताई ने अपने कान बंद किए और वहां से भागने को हुई, लेकिन जैसे ही भागने को हुई वो वहीं पर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। रमाताई के गिरते ही चार औरतें उनके करीब आई और उन्हें उठाकर किसी ऊंचाई पर लिटा दिया। उन मोमबत्तियों की धुंधली रोशनी में रमाताई ये देखकर डर गई कि उन औरतों ने रमाताई को कहीं और नहीं बल्कि लड़कियों की एक चिता पर लिटाया है। क्या चंदाताई रमाताई को मारकर अपने बदले की आग को ठंडा कर पाएगी? और क्या चंदाताई की पूरी सच्चाई जानने के बाद चंद्रकला चंदाताई का साथ देगी?